Good morning, all of you. I am going to explain again the law of conservation of mass. Before this video, I have explained about the law of conservation of mass. Children, ये क्लियर है कि केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय नहीं होती है और न ही क्रिएट होता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि केमिकल रिएक्शन का तो दो पार्ट्स होती है ना, एक पार्ट रिएक्टेंट्स और दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होती है, आपको जो भी सब्सटेंस बनेगा उस प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा ना। इसको अगर हम लोग फिर से अगर लिखें तो इन आ केमिकल reaction mass be neither created nor destroyed ये है आपका द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो चिल्ड्रन ठीक से, इन अ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट में जितना होगा टोटल एटम्स, जितना पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में उतना ही एटम होना चाहिए प्रोडक्ट में, तब ही जाकर के मास उसका कांस्टेंट होगा। अगर हम लोग एग्जांपल को यहाँ पर लें, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में मास क्या होती है, ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कार्बन प्लस ये कार्बन है आपका एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन, और ये कंबाइन करने के बाद फॉर्म करता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ रिएक्टेंट्स मेरा है, रिएक्टेंट्स ये दो है कार्बन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट में जितना एटम्स पार्टिसिपेट करेगा उतना ही एटम्स रहना है प्रोडक्ट में। अगर ऐसा हो कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कुछ ज्यादा हो और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कुछ कम हो, तब तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ एटम्स का हो गया डिस्ट्रॉय। और अब पता है ना कि एटम के पास भी मास होती है, अगर वो मास डिस्ट्रॉय होगा तब तो वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा। जो आप जानते होंगे आइंस्टीन्स का जो एनर्जी फार्मूला है E बराबर mc², वहां m होती है डिस्ट्रॉय मास। तो रिएक्टेंट का जितना मास डिस्ट्रॉय, अगर एटम डिस्ट्रॉय हुआ इसका मतलब एटम के पास भी मास है, तो मास डिस्ट्रॉय हुआ वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। तो एक्सेस एनर्जी कन्वर्ट हो, एक्सेस एनर्जी रिलीज होना चाहिए। जबकि केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है कि आप उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जबकि अगर मास डिस्ट्रॉय हो तो इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि उसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल होती है। बड़ी मुश्किल से ही हम लोग कुछ वो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं तो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे जो कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करता है और CO2 फॉर्म करता है। अगर हम लोग कार्बन लेते हैं 3 ग्राम और ऑक्सीजन आप ले रहे हैं 8 ग्राम, कितना ग्राम, 8 ग्राम। तो यहां पर कार्बन है 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितना, 8 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया मास रिएक्टेंट का, आप बता सकते हो, आप सोच सकते हो। तो टोटल मास हो जाएगा कितना, 8 ग्राम ऑक्सीजन का और 3 ग्राम कार्बन का। अगर दोनों का सम करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 11 ग्राम। इसका मतलब ये निकला कि प्रोडक्ट भी मेरा कितना बनेगा, 11 ग्राम। श्योरली यहां पर आपका जो प्रोडक्ट CO2 होगा वो कितना ग्राम होगा, 11 ग्राम। तो आप ये कह सकते हो कि मास केमिकल रिएक्शन में न क्रिएट होती है और न ही डिस्ट्रॉय होती है। अब ऐसा और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। यहां हम लोग एक एग्जाम्पल से देखे हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं
magnesium reacts with oxygen and form magnesium oxide. Here in this reaction, magnesium and here oxygen, these two are known as reactant. ये आपका reactants है और after chemical reaction they form magnesium oxide. यहां देख रहे हो तो magnesium oxide ये मेरा प्रोडक्ट है, magnesium oxide. तो ये जो magnesium oxide बना है ये मेरा प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का. तो अगर मान लीजिए आप लेते हो यहां पर 48 ग्राम आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना मास लिया हम लोग 48 ग्राम, और यहां पर हम लोग जो है ऑक्सीजन का ले रहे हैं हम लोग 32 ग्राम. कितना ग्राम, 32 ग्राम ले रहे हैं. तो मैग्नीशियम है 48 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम. अब यहां पर हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का भी मास होगा कितना, दोनों की सम के मास के बराबर. दैट मींस हो जाएगा आपको कितना 80 ग्राम यहां पर मास हो जाएगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना होगा 80 ग्राम. तो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑलवेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो करता है. कभी भी केमिकल रिएक्शन में न मास डिस्ट्रॉय होगा और न ही मास क्रिएट होगा. एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, फिजिकल चेंजिंग में भी मास न डिस्ट्रॉय होती है न मास क्रिएट होती है. आपको तो इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कशन किए थे. एक है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिस न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय होती है और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है. जिस एनर्जी का जो अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट होती है. बड़ी मुश्किल से उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं. अब कुछ तो ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एनर्जी को तो हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं. तो क्लियर हो गया कि आपको केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा. चिल्ड्रन इस बेस पर तुम क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आसानी से. जैसे हम आपको दे रहे हैं यहां पर एक तीसरा एग्जांपल. आप देखिए यहां पर हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन और दूसरा जो मेरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन. ये कंबाइन करने के बाद फॉर्म कर रहा है वाटर. तो अगर हम लोग यहां पर हाइड्रोजन ले रहे हैं 2 ग्राम, हाइड्रोजन कितना लिए 2 ग्राम, और यहां पर ऑक्सीजन पता नहीं कितना ग्राम लेकिन लिए कितना ग्राम x ग्राम. और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है आपको 18 ग्राम. अब प्रोडक्ट में क्या है आपका वाटर. आप सोच सकते हो जो रिएक्टेंट में मेरा हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन x ग्राम, लेकिन प्रोडक्ट में देख रहे हैं कितना ग्राम 18 ग्राम वाटर है. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस पर अगर हम लोग सोचेंगे तो क्या आप कहेंगे टोटल mass of reactant, total mass of reactants is equal to क्या होगा चिल्ड्रन, total mass of product, mass of product. ऐसा बिल्कुल आप यहां से ले रहे हैं the law of conservation of mass. तो यहां total mass of reactant तो 2 ग्राम आपका कितना ऑक्सीजन का x ग्राम, आप इसको लिख सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का कितना है x ग्राम. ये दोनों को ऐड करेंगे तो होगा प्रोडक्ट के मास, प्रोडक्ट का कितना मास है 18 ग्राम. ये हो जाएगा 18 ग्राम. तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका x कितना आएगा 18 ग्राम माइनस ये कितना आएगा 2 ग्राम. ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना 16 ग्राम. यानी यहां पर आपको x का मान कितना होगा 16 ग्राम. तब ना 16 ग्राम अब प्लस ये 2 ग्राम कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा. तो चिल्ड्रन ये आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन. मास बी नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड. अदरवाइज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो चिल्ड्रन जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास इज कंजर्व्ड इन एवरी केमिकल रिएक्शन. इसको ब्रेन में रखना है हम लोगों को.
चिल्ड्रन, केमिकल रिएक्शन और भी लॉज को फॉलो करता है। हम एक लॉ बताए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है चिल्ड्रन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको भी हम लोग को करना है डिस्कशन। उसके बाद लॉ है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन चिल्ड्रन आपको ओनली 2 लॉ पढ़ना था केमिकल रिएक्शन का, और दोनों हर केमिकल रिएक्शन में इस रूल्स को फॉलो करता है, इस लॉज को फॉलो करता है। एक पहला क्या बोले हम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या बोल रहे हैं हम, द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इस दो को हम लोग इस लेवल में स्टडी करेंगे। एक तो आपको स्टडी हो चुका है, दूसरा होगा द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चिल्ड्रन, ये डिलीवर किया गया था, जो स्टेटमेंट्स है ये आपको जो प्रोजेक्ट किए वो साइंटिस्ट का नाम है, हम ये बोल रहे हैं द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रॉस्ट नामक साइंटिस्ट उसको प्रपोज किए थे। उस स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट रखे थे कि किसी भी कंपाउंड के बारे में आप जब सोचोगे, जैसे वाटर के बारे में सोचेंगे, तो वाटर जिस किसी भी प्रोसेस से बनेगा, या आप जिस किसी भी सोर्सेस से वाटर प्राप्त करते हो, तो वाटर का मॉलिक्यूल जब भी बनेगा तो 2 ही एलिमेंट से बनेगा, वो फिक्स है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जब भी होगा किसी 2 एलिमेंट के एटम से होगा। किस किस का एलिमेंट्स, हाइड्रोजन का और दूसरा किसका, ऑक्सीजन का। और एक ये भी बात है, आप कहोगे सर वाटर तो कई मेथड से बन सकता है। आप जब भी एसिड को बेस से करेंगे रिएक्शन, तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, तो वहां भी वाटर जो बन रहा होगा उसमें हाइड्रोजन ही और ऑक्सीजन ही होगा, यही 2 एलिमेंट होगा। आप वाटर हाइड्रोजन को बर्न कीजिएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनेगा वाटर वेपर। तो वहां भी वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही, ये 2 जो एलिमेंट्स है इसी से बना होगा। तो आप कंपाउंड नहीं, कोई भी एक कंपाउंड आप जिस किसी भी प्रोसेस से बना लो, बनेगा सेम एलिमेंट से। और बात ध्यान रखना है कि उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स होगा, उस एलिमेंट्स का मास का रेशियो डिफिनिट होती है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो ब्रेन में आ गया कि वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो किस किस एलिमेंट से बनेगा, तो ब्रेन सीधा कहेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा। कैसे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मास का रेशियो फिक्स होगा उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में। क्या रेशियो होगा, तो आप सोच सकते हो, वो जो रेशियो होगा वो फिक्स है रेशियो, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो होगा 1:8। वाटर जिस किसी भी प्रोसेस से आएगा, चाहे वो पॉन्ड का होगा वाटर, चाहे वो रिवर का वाटर होगा, चाहे वो रेन का वाटर होगा, उसमें 2 ही एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसके मास का रेशियो फिक्स होगा 1:8। ये बिल्कुल फिक्स है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो एक एग्जांपल से आपको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से फॉर्म कर लिया आपको वाटर। तो इस वाटर में 2 ही एलिमेंट तो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके मास का रेशियो निकालेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, उसके मास, तो इसमें आपको आएगा 2 ग्राम या 2 AMU। अगर हम लोग एटम पर सोच रहे हैं तो 2 AMU किसका हो गया, हाइड्रोजन का, और 16 AMU हो गया आपको किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, 1:2। यानी जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा तो ये 2 एलिमेंट तो निश्चित है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, 1:8। चाहे ये वाटर पॉन्ड से लिया गया हो या जिस विधि से बना हो, चाहे वो रेन का वाटर हो, चाहे रिवर का वाटर हो कि लेक का वाटर हो, जहां किसी भी प्रोसेस से आएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स है, 2 ही एलिमेंट से बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसके मास का रेशियो होगा फिक्स, वो होगा 1:8। इसलिए इस लॉ का नाम पड़ता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चिल्ड्रन, हम अगले वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर से, द लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन या द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो प्रपोज्ड बाय क्या कहेंगे हम लोग, प्राउस्ट। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ।